ये भी आरोप लगते हैं कि आप दीपेंद्र हुड्डा के पुत्र मोह में इस तरीके के काम करते हैं कि पार्टियां छोड़ने पर नेता मजबूर हो जाते हैं। अपने स्वार्थ में छोड़ते भाई। वीरेंद्र सिंह चले गए, अशोक तंवर चले तो गए, खुद छोड़ के गए थे। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए, वीरेंद्र सिंह चले गए। क्यों चले गए भाई? वीरेंद्र सिंह तो मंत्री बनने के लिए चले गए। वीरेंद्र सिंह जी को तो यहाँ पर 2009 में चुनाव हार गए थे, फिर भी आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके राज में पर्ची खर्ची बहुत चलती थी, नौकरियों में बेईमानी एक भी बताओ। ये तो इनका तो HPSC में दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। क्षेत्रवाद के, असमान विकास के आपने अलग अलग एरिया देखकर भाई भतीजावाद करके आपने नौकरियां दी और समान विकास नहीं करवाया प्रदेश में। रोहतक से भिवानी रोड पर जाओ तो कलानौर से आगे जाते ही रोड डबल रोड, सिंगल रोड हो जाता है। ये किसकी कमी है? लेकिन उस वक्त बना नहीं जब तक आपकी सरकार। आप समझे नहीं, उस NCR के एरिए में वो उस टाइम नहीं था। तो हमने NCR के एरिए में कर दिया, उसके बाद मंजूर हो गया था वो। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे मन में टीस है, अगर 50 विधायक होते तो मैं 5100 रुपए पेंशन कर देता। फिर गठबंधन क्यों किया? 19 का रिजल्ट आया, मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कंडीशन इनकी थी, हम तैयार थे इस बात के लिए। कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई कि उस वक्त आपको ये कहा जा रहा था पहले निर्दलियों को आप साथ कर लीजिए फिर हम साथ आ जाएंगे। आप कह रहे थे पहले आप 10 लोग समर्थन हमें दे दें। कोई मेरी बैठ के बात नहीं हुई। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती हैं, ये इन पर विराम क्यों नहीं लग रहा? कोई गुटबाजी नहीं है, ये आप कहते हैं, लेकिन बयानों में दिखती है। आप कहते हैं गुटबाजी है नहीं। कुमारी शैलजा यमुनानगर में जाके कहती हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम तो आपका अपना कार्यक्रम है। वो जब शुरुआत आपने की थी विपक्ष आपके समक्ष की तो कुमारी शैलजा कह रही है उनको तो पता भी नहीं था इसका। तो ये तो CLP का फैसला था, CLP का फैसला कर दिया। आज भी यही है भाई। विपक्ष में विधानसभा में हम जवाब दें ना लोगों को। आदमपुर में चुनाव था, वहाँ विज साहब गए, इंद्रजीत गए, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं गए। तो वो तो कर्नाटक में बैठा था। कुमारी शैलजा भी नहीं गई, वो वहाँ छत्तीसगढ़ में बैठी थी। अनिल विज से हमने ये सवाल पूछा था कि आप जब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के बीच और अनिल विज के बीच सही नहीं चलती है, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा कर देख लो कि वो किरण चौधरी से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से कितनी बात करते हैं, कितनी बातें आप करते हैं। कितनी क्या रोज बात करते हैं, जब जरूरत होती है बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री से लगातार बात करता हूं, लेकिन आप लोग आपस में बात नहीं करते। वो फिर मीटिंग से जाने से क्यों मना करते हैं? साक्षी मलिक को 10 लोग पीछे खींच रहे थे, विनेश फोगाट नीचे पड़ी हुई थी, तो इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय था, शर्मनाक था। हरियाणा सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अभय चौटाला कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। सबको पता है किसने किसको वोट दी। इनेलो परिवर्तन पद यात्रा कर रही है, इसका कोई आप फायदा मानते हैं? प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक कार्यकर्ता की कि इसको ले जाओ, इसकी पिटाई कर दो, कैसे मानते हैं इस तरीके? देखिए, व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पे बैठा हो तो उसको जिम्मेवारी से ही काम करना चाहिए। अगर आपकी सरकार आती है तो 6000 रुपये पेंशन देंगे, आपको लगता है ये वाजिब है? इतना कर्जा जब प्रदेश पर बढ़ चुका है, आप 6000 रुपये पेंशन दे पाएंगे? है, वाजिब है। 2014 में संगठन जो है आपका भंग कर दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है संगठन बनाना। इतने दिन नहीं बने तो पुराने प्रदेश अध्यक्षों की गलती आप मानते हैं या फिर लापरवाही? नहीं मानता, लेकिन क्यों, कई कारण होते हैं। राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशनें काट दी। अब कहेंगे क्या, ओहो ये तो पोर्टल की गलती थी। पोर्टल गलत था तो फिर क्यों चला रहे हो पोर्टल? किसान की फसल काट भी लिया उसने, फसल निकाल भी ली, लेकिन मंडी में नहीं जा सकता, इंतजार करेगा तेरा कब नंबर आएगा। कभी पोर्टल फेल हो जाता है और उसका फसल बर्बाद हो जाती है। तो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई घोटाला सिद्ध तो नहीं हुआ? SIT की रिपोर्ट ही नहीं आई है। SIT बिठाते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती, रिपोर्ट तो मेज के नीचे चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के साथ कांग्रेस लगातार लोगों के बीच में जा रही है। साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनावों में, उससे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत मिली है, काफी उत्साहित नजर आ रही है। और अब हरियाणा कांग्रेस में यह चर्चा है कि सत्ता का परिवर्तन होगा और हरियाणा में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। साथ ही विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, 9.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं और अब इस सरकार को भी 9 साल होने वाले हैं। किस तरीके से फर्क देखते हैं आप इस सरकार में? जो हमारा कार्यकाल था जी, कांग्रेस पार्टी का, उस समय जब 2014 में हमने सत्ता छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट देने में पूरे देश में 1 नंबर 1 था।
अब इनके 9 साल के बाद आप देखो, जी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में बड़ी बड़ी स्टेटों से ऊपर है, अपराध बढ़ रहा है तेजी से, महंगाई बढ़ रही है और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। ये अंतर है जी। और मतलब आप कहेंगे भी इसमें जो इनके ये हुआ है कार्यकाल, वो मैं ये कह सकता हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है इनकी जिसको हम कह सकें। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अच्छा कोई काम पार्टी की सरकार करती है, कोई भी किसी भी सरकार हो, मैं उसकी प्रशंसा करने मेरे कोई संकोच नहीं होता, लेकिन मेरी नज़र में कोई ऐसा काम इन्होंने किया नहीं किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए। ऐसा कोई कार्य मेरे दिमाग में नहीं है जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं। तो इसका रिजल्ट यही है कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है ये, बस सरकार चलाना है, ये इस वास्ते सरकार चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र इतनी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए जिससे कि प्रदेश के हित की बात होगी। देखिए, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी जी और ये जो ये हैं, ये और ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये ऐसे इन्होंने पोर्टल चलाए हैं जो केवल परेशानी की सिवाय और कोई वास्ता नहीं। अब मान लो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, वो इन्होंने चलाया है, क्या है, किसान की फसल आई पड़ी है, तैयार पड़ी है, काट भी लिया उसने, फसल निकाल भी ली, खेत में पड़ी है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, लेकिन वो मंडी में नहीं जा सकता, इंतजार करेगा तेरा कब नंबर आएगा। जी कभी पोर्टल फेल हो जाता है, कभी वो और उसका फसल बर्बाद हो जाती है। इतना ही यही मंडियाँ थी, यही किसान थे, यही हरियाणा था। खेत में अपना जिस दिन दाने निकाले, फसल निकाली, उस दिन किसान मंडी में लेके पहुंच जाता था और उचित भाव मिलता था। अब ये एमएसपी है इनकी, उचित भाव नहीं मिलता है। जी आप देखो क्या ये है। इसी प्रकार से जो परिवार पहचान पत्र है, वो परेशानी इस बार कोई उसका काम नहीं है। उसी की वजह से, क्योंकि ये अब इन्होंने 10 लाख जो है राशन कार्ड काट दिए, जी 5 लाख पेंशनें काट दी। अब कहेंगे क्या, ओहो ये तो पोर्टल की गलती थी, पोर्टल गलत था। पोर्टल गलत था तो फिर क्यों चला रहे हो पोर्टल, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी का है, दुकानदार किराएदार का तो मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। जो 5 साल का बच्चा, उसकी लाखों रुपए आमदनी दिखा दी। आप ये देखें, आपके सामने आए हैं, रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, ये पोर्टल ही गलती होगी। अरे पोर्टल इतनी गलती करता है, उसको क्यों हवाले कर रखा है ये, ऐसा काम क्यों करते हैं जो लोग परेशान हो। हाँ, जहाँ लाभ है, जहाँ पे इसका होना चाहिए, कोई ये नहीं है मैं कहूँगा ये नहीं होना चाहिए। मतलब पोर्टल के विरोध में आप नहीं हो। हाँ, जनहित में इस्तेमाल होना चाहिए, जनता को परेशानी देने वाले नहीं। लेकिन ये भी कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की वजह से ऑटोमेटिक भी पेंशन बनती है जब 60 साल का हो कटती जाता है। कितनी है यार, अब कैसे, अब रोज बयान आते हैं कि हमने 40,000 पेंशन रेस्टोर कर दी, 50,000 कर दी, पहले काट दी कई महीने। कटती कितनी है, ठीक है, बनती तो जो है, जो फार्म भरेगा, जो पहले ही बनती थी, क्या पहले नहीं बनी हुई थी। 18 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, बुजुर्गों को 8-7 लाख वो विधवाएं भी हैं और भी हैं, उनको भी तो पेंशन मिलती थी। जी 27 लाख लोगों को मेरे ख्याल पेंशन मिलती होगी, तो उनको भी तो पेंशन मिलती थी पहले। तो मतलब आप पोर्टल के विरोध में नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई है वो सही नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं है। पोर्टल ना तो इनके चलते हैं, ना अब खेत में किसान बेचारा उस पोर्टल की इंतजार करता रहेगा। इनको मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई समस्या को नहीं मालूम है, तो ऐसी जगह पोर्टल की जरूरत नहीं है। जी, एक भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही है, आप इस सरकार को किस तरीके से देखते हैं, इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? सबसे पहले नहीं, गठबंधन का तो जब बना था, जब ही मैंने कहा था, एक जो है जो चुनाव में एक कह रहा था हम 75 पार करेंगे, एक कह रहा था इनको यमुना पार करेंगे। नतीजा आया तो दोनों यार बन गए और अपने स्वार्थ में कोई नीतिगत, कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है ये सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गठबंधन है।
अब मुख्यमंत्री कहने जब लगे। जब स्वार्थ सिद्ध करने पे गठबंधन होता है, जब ही आप देखते हैं, आप स्वयं देख रहे हैं, नतीजा देख रहे हैं। कौन कौन सफर कौन कर रहा है? हरियाणा के लोग कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश कर रहा है। इस गठबंधन की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आज प्रदेश में कर्जा और देनदारी कितनी हो गई? 4 लाख करोड़ के करीब हो गई, जबकि अचीवमेंट कहीं नहीं। अब इनकी 4 साल से इनके 5 साल हो जाने, इसमें गठबंधन के बाद ये बता दो, 1 इंच कहीं मेट्रो बनी हो, 1 इंच कहीं रेल लाइन बिछी हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई शिक्षा में हो। शिक्षा में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें 8% खर्च होना चाहिए बजट का, खर्च करते नहीं 2% भी। अब और भी कर दिया कि यूनिवर्सिटी जो है अपना खर्चा स्वयं करे। इसका मतलब गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता है। अब मेडिकल स्टूडेंट थे, उनको कितने से एकदम 10 लाख रुपए फीस कर दी, कहाँ से लाएगा? इसका मतलब गरीब और मध्यवर्ती लोगों को जो है वो उसके बच्चे नहीं पढ़ सकते। अब जिस तरीके के बयान आने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो भाजपा की सरकार है, जजपा तो सिर्फ सहयोग कर रही है, तो आपको लगता है कि ये वही कारण है जो आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार बनाई गई थी बाद में? तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थी भाई, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थी, कोई जनहित में नहीं थी या जन की सेवा के लिए नहीं थी। क्योंकि शुरू में जब इन्होंने कहा जजपा ने कि हम 5100 रुपये की घोषणा पत्र, देखो आप 5100 रुपये पेंशन देंगे जी, जो हमारी बात वो शर्त मानेगा उसका समर्थन देंगे। कहाँ? लेकिन अब तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे मन में टीस है, अगर 50 विधायक होते तो मैं 5100 रुपये पेंशन कर देता। फिर गठबंधन क्यों किया? वो ये भी कह रहे थे कि क्या गठबंधन क्यों नहीं किया? कैसे कह रहे हैं? जब मैंने कहा, जब 19 का रिजल्ट आया, मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी सुना होगा, नहीं तो रिकॉर्ड मंगा के सुना। मैंने कहा भाई हम करेंगे 500 रुपये तो हमारी हुए हैं। ठीक है, फिर तो आप लोग गठबंधन करके उस वक्त सरकार बनाने को तैयार थे? नहीं, अगर ये कंडीशन इनकी थी तो हम तैयार थे इस बात के लिए। ठीक है, इसलिए ये मानने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने तो कोई मतलब ही नहीं ना, इनका स्वार्थ का गठबंधन। तो दिक्कत कहाँ पे आई? जनहित का। आप भी उसी मुद्दे पे तैयार थे, वो भी मुद्दे पे मेरे तैयार को थे? कोई दिक्कत नहीं थी, इनका स्वार्थ था। जजपा की तरफ से दिक्कत आई? हाँ, नहीं दिक्कत है, स्वार्थ था इनका। मेरे को पता नहीं, मेरी तो कोई बैठ के बातचीत हुई नहीं। मतलब प्रेस में इन्होंने कहा, मैंने प्रेस में जवाब दे दिया। कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई कि उस वक्त आपको ये कहा जा रहा था पहले निर्दलियों को आप साथ कर लीजिए फिर हम साथ आ जाएंगे, आप कह रहे थे पहले आप 10 लोग समर्थन हमें दे दें। कोई मेरी बैठ के बात नहीं हुई इनसे, कोई बात नहीं हुई। इन्होंने कहा था प्रेस में, मैंने देखा, इन्होंने कहा भाई ये जो हमारी ये शर्तें मानेंगे, ये जो हमारा घोषणा पत्र में है उसका हम समर्थन कर देंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, सारे विधायक थे हमारे साथ, कि भाई हम ये हमारे को मंजूर है। फिर उसके बाद ये कोई बात करने के इन्होंने नहीं हो, तो फिर गठबंधन ही इन्होंने कर दिया। अब कितने दिन चलेगा? आप कह रहे थे इस तरीके की सरकारें अक्सर गिर जाती हैं। तो चल कहाँ रहा है वो सरकार? चल थोड़ा ही है, 3.5 साल पूरे कर लिया। 3.5 सरकार है, सरकार चल नहीं रही। चल रही तो हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँचता। आज हर आदमी परेशान है हरियाणा में, हर वर्ग इनसे विमुख हो चुका है। आप 6,000 रुपये पेंशन देने का वादा कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो 6,000 रुपये पेंशन देंगे। आपको लगता है ये वाजिब है? इतना कर्जा जब प्रदेश पर बढ़ चुका है, आप 6,000 रुपये पेंशन दे पाएंगे? है वाजिब है। किस तरीके से? जो पिलफ्रेज है, एक अकेले एक्साइज डिपार्टमेंट में कितने हजारों रुपए का पिलफ्रेज है। इस प्रकार से आप कितने घोटाले गिनो इस सरकार के दौरान, जो घोटाले हुए हैं वो घोटाले हरियाणा के बजट से फालतू घोटाले हैं उनका काउंट। लेकिन उनको रोकेंगे, स्टेट की आमदनी बढ़ेगी। कोई ऐसी बात नहीं है, जो हमने वायदा किया सोच समझ के किया है, और जो कहा है वो करेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ेगी और आप घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई घोटाला सिद्ध तो नहीं हुआ, साबित तो नहीं हुआ, जितने आरोप आप SIT की रिपोर्ट ही नहीं आई है। SIT बिठाते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती, रिपोर्ट तो मेज के नीचे चली जाती है। मतलब आप मानते हैं कि घोटाला तो हुआ लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई? अभी देखो ना कितने हुए हैं। मैं अब शुरू से गिनने शुरू कर दो आप, नौकरियों से लेकर, और आपका धान का घोटाला, आपका इसका शराब का घोटाला, आपका इसमें ये जो किलोमीटर का घोटाला, कितने ही घोटाले पे घोटाले। देखो घोटाले पे घोटाले, माइंस का कितना बड़ा घोटाला है। जी।
आप दो देखे ग्रीन में जो अपना ट्रिब्यूनल है उसके दिमाग आते हैं, रोज हाई कोर्ट में इनको जुर्माना लगता है नौकरियों पे। तो आप स्वयं देख रहे हैं। आप नौकरियों में घोटाले की बात कर रहे हैं, उधर से दूसरे दलों के नेता आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके राज में पर्ची खर्ची बहुत चलती थी, नौकरियों में बेईमानी एक भी होती बताओ। थी। ये तो इनका तो HPSC में दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। इससे इन्होंने तो नौकरियां जो हैं, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, ऐसे नौकरियां बेची। इसमें सारे आप कोई भी देख लो, और पेपर लीक तक क्या होंगे। घोटालों की तो कोई कमी नहीं है सरकार में। जब भी तो मैंने कहा नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, सिर्फ सरकार बनी हुई है, बने होंगे। आप पर जो आरोप लगाते हैं क्षेत्रवाद के, असमान विकास के, आपने अलग अलग एरिया देखकर भाई भतीजावाद करके आपने नौकरियां दी और समान विकास नहीं करवाया प्रदेश में। ये बताएं इन्होंने कौन सा विकास कराया है? मैं विकास कराऊंगा क्या? विकास क्या होता है जी? विकास का होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां। शिक्षा का आप देखो, हमने कहा कि पहले शिक्षा का हब बनना चाहिए प्रदेश। आप पंचकुला से शुरू हो जाओ। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आप कुरुक्षेत्र में आ जाओ, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक अहमदाबाद में है जी। फिर आप करनाल में आ जाओ, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। फिर आप सोनीपत में आ जाओ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें मतलब कि IIT भी है और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नेशनल लॉ स्कूल भी है जी। और बहुत सारी SRM है, अशोका है, कितनी यूनिवर्सिटी हैं एक के बाद। और इसका आपका महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम से, महिला मेडिकल कॉलेज देश का पहला है जो सरकारी क्षेत्र में हो आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले एक दिल्ली में था जी। सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज पहला यहाँ बना है। फिर मूर्थल में जो छोटू राम जी के नाम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है। फिर आप फरीदाबाद चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज। YMCA जो था उसकी यूनिवर्सिटी हमने बनाई। मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज। आप गुड़गांव चले जाओ, देश का पहला जो है ये नेशनल डिफेंस जो वो बनी यूनिवर्सिटी। फिर रेवाड़ी चले जाओ, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल। जज्जर आप आ जाओ, एम्स बनाया है और नेशनल लेवल का कैंसर इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ बना है। फिर आप भिवानी चले जाओ, चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ मेडिकल कॉलेज का भी प्रावधान था सारा है। महेंद्रगढ़ चले जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही बनी हरियाणा, वो महेंद्रगढ़ में बनी है। फिर आप इसमें रोहतक में आ जाओ, IIM और परफॉर्मिंग और विजुअल यूनिवर्सिटी, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। और जो मेडिकल कॉलेज था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया है। फिर आप चले जाओ जींद में चौरणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। फिर आप चले जाओ हिसार, लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। फिर आप सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल के नाम से एक छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, राष्ट्रीय स्तर पे उसको लेके आए। फिर आप कहीं भी आप देखो, आप कोई देश में आपके मुताबिक आपने काम कराया है। फिर दूसरा, बिजली एक समस्या थी जी। हमारी सरकार आने से पहले बिजली पे ही सरकार गिर जाती थी, बन जाती थी बिजली कमी से। 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए हमने। एक लगाया हमने यमुनानगर में, 2 लगाए झज्जर में, 1 लगाया हिसार में, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया फतेहाबाद में जी। है जी। तो ये उसके बिजली के लगा लो। मेट्रो लगाओ, मेट्रो एक दिल्ली से बल्लभगढ़ तक बनेंगे। दिल्ली से बल्लभगढ़ हमारे टाइम, दिल्ली से गुड़गांव हमारे टाइम में आई, दिल्ली से भादरगढ़ हमारे टाइम में आई, हमने बनाई। इन्होंने 1 इंच बनाई हो तो बताओ। इसी तरह रेलवे लाइन दिल्ली से सीधा हिसार तक के लिए, जो रोहतक और महम होकर जो जाएगी सीधा हिसार वो। और सोनीपत से जींद वाया गोवाना रेलवे लाइन हमने बनाई। इसी प्रकार मेवात में हमने मंजूर कराई। आपने आप ये बताओ ना, इनका एक और बताओ, तो ये एक क्षेत्र का विकास है क्या?
पूरे हरियाणा में हुआ है, फैला है। आप पूरे हरियाणा के विकास की बात करें तो ये क्यों कहा जाता है कि जब रोहतक से भिवानी रोड पर जाओ तो कलानौर से आगे जाते ही रोड डबल रोड सिंगल रोड हो जाता था, ये किसकी कमी है? आज 9 साल हो गए, इनने कर दी थी। अब तो डबल रोड हो गया वो। नहीं, शुरू से ही ये डबल रोड मंजूर है। लेकिन उस वक्त बना नहीं जब तक आपकी सरकार थी। आप समझे नहीं, उस एनसीआर के एरिया में वो उस टाइम नहीं था। जब हमने एनसीआर के एरिया में कर दिया उसके बाद मंजूर हो गया था वो। ठीक है, तो ये कमी थी कि एनसीआर एरिया में नहीं था, इस वजह से वो डबल रोड आगे नहीं बन पाया कलानौर से आगे। हाँ, तो अब जब नहीं, बाद में हमने करा दिया था भिवानी, 13 में या 12 में करा दिया, उस टाइम में मंजूर हो गया था। ठीक है, वो बन गया। तो उस वक्त का बन चुका था वो। जो असमान विकास के आप पर आरोप लगते हैं गलत है वो उस रोड को है लेकर। ही नहीं ना कुछ। उन जो नॉन परफॉर्मिंग सरकार, इसी वास्ते कहता हूँ, खुद कुछ किया नहीं, अपनी विफलताओं को दूसरे पे ढालना सबसे आसान काम है। सरकार ये कहती अपने अचीवमेंट तो बता, सरकार ये तो कहे मैंने ये किया है। 1 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में तो 50 से 60 हजार नौकरियां ही दी गई इनको थी। यही तो गलत कह रहे हैं। हमने तो 1 लाख अकेले एजुकेशन में लगाए थे भाई। अब अलग अलग हमने सब जोड़ दिए, उनको मिला रहा है। क्लास डी और सीबीए उसने कर दिए, एसएस के कमीशन में डाल दिया। जो आपने देखा उसके चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। चेयरमैन का रिकॉर्डिंग पकड़ा गया था जी। हमारा जैसे पुलिस डिपार्टमेंट था, एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट, ये तो गेस्ट टीचर लगा, ये अलग रिक्रूटमेंट थी। एक में उनका अलग रिक्रूटमेंट होती थी। सबॉर्डिनेट सर्विसेज से कोई मतलब नहीं था। वो तो सबॉर्डिनेट सर्विसेज के हमारे करते हैं, एचपीएससी या सबॉर्डिनेट सर्विसेज के अलावा कितनी कितनी नौकरी दी। यहाँ पब्लिक हेल्थ में दी हमने। हर मतलब एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए गाँव में। इन्होंने कोई लगाया? एक लगाया है। अरे उस टाइम तो रोजगार देने में हरियाणा सबसे आगे था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, कोई शक की बात नहीं। एक आप बिजली का भी जिक्र कर रहे थे कि बिजली की व्यवस्था आपने सही की। बिजली को लेकर एक बात कही जाती है कि 30,000 करोड़ आपके वक्त का विभागों का, निगमों का बचा हुआ था, उसको मिलाकर ये कर्जा जो अब आप कहते हैं कि इतना हो गया, आप 70,000 कहते हैं, वो 1 लाख करोड़ कहते हैं। नहीं, 70,000 करोड़ ही था, बाकी 20,000 करोड़ जब बिजली हो तो बिजली ही देना था। वो इनका क्या था? इनका क्या था? अब ये तो जिस प्रकार से कर रहे हैं, जो मान लो ये हुडा है, हुडा का जो बनाया गया हरियाणा में, वो इस वास्ते बनाया गया था कि मध्यवर्गीय लोग, गरीब आदमियों को सही दाम पे प्लॉट मिल जाए। अब भूल जाओ, HSVP हो गया। हाँ, अब हो गई। फॉर्मूला ये कर दिया कि अब उससे करेंगे, ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन में कौन लेगा? बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर लेंगे। हाँ, पर हमारा तो सरकार ये बात मानती क्यों नहीं जो आप कह रहे हैं कि वो तो बिजली विभागों ने देना था, वो जबकि स्टेट कर्जे में वो तो मैं तो कह रहा हूँ व्हाइट पेपर इशू करो ना, 4 लाख करोड़ व्हाइट पेपर इशू करो। इसमें क्या दो राय है? चलो 20-30,000 1 लाख करोड़ भी चलो मान लिया, आपका 90,000 करोड़ भी मान लिया, तो उस टाइम 4 थर्मल प्लांट भी तो लगाए थे हमने। ठीक है, इन्हें 1 यूनिट पैदा करने के लगाया। बताओ बताओ 4 लाख करोड़ कैसे हो गया? किसानों को लेकर लगातार सरकारें बनती भी हैं और गिर भी जाती हैं। किसानों को लेकर अभी भी पिछले दिनों लाठीचार्ज किया गया है, सूरजमुखी की MSP की मांग कर रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो किसान जेल में डाल दिए वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी वर्ग इनसे नहीं है भाई। सूरजमुखी है, सनफ्लावर, इसका 6400 रुपया MSP दे है। रखा है। MSP का मतलब क्या समझते हैं आप? मिनिमम सपोर्ट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई MRP नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है वो। वो भी देने की तैयार नहीं है। उसमें 52 लगा रहे हैं, 1,000। 52 तो उस फसल का लगाया जाता है जिसकी MSP ना हो। तो यही तो अंतर है ना इसमें। MSP ये तो उनका हक है किसानों का। अब उसका हक मांगते तो लाठियाँ उन पे बांधी जाती हैं, जेल में ठोक दिए जाते हैं। तो ये सरकार जो है लाठी गोली से सरकार चलाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में सरकारें नहीं चलाती, ऐसी सरकारें नहीं चलती हैं। इसी वास्ते मैंने कहा कि लोग इंतजार में हैं किस दिन चुनाव हो और इनकी छुट्टी हो। तो किसान आंदोलन में भी लाठीचार्ज हुआ था, अब फिर हर जगह हुआ रोज है। ही करते हैं। तो आने वाले चुनाव में मानते हैं कि भाजपा जजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को कर्मचारियों फायदा पे होगा। करो, ये सरपंचों पे या पंचकुला हुआ, हर जगह यही है इनका। हर फसल पिटती है। वहाँ पिपली में आलू पिट गया, यहाँ सरपंच पिट गए, कहीं पंचायत पिट गई, कहीं किसान पिट गए। तो ये आप खुद देख रहे हैं। तो इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? फायदा नहीं, नुकसान किसका हो रहा है? फायदा किसको मिलेगा? फायदे के नहीं देखते।
कांग्रेस तो जनहित के फैसले लेती है, जनहित के लेंगे। आपने इस सरकार की बात की, वो मैंने बताई है, ये विफल सरकार है। पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है, अभी हालांकि कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया है जिस तरीके से मीटिंग हुई है। आपको लगता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी? देखिए, मेरे को ये है कि जो हमारी बेटियां हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो गंभीर जो लगे हैं आरोप, उसका नतीजा क्या है, अब तक क्या हुआ उसका? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसको इंसाफ दे तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा। आप लगातार वहां उनके साथ भी गए हैं, जिस तरीके से आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, उनके इंसाफ दिलाने के लिए। साक्षी मलिक को 10 लोग पीछे खींच रहे थे, विनेश फोगाट नीचे पड़ी हुई थी, तो इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय था, शर्मनाक था। तो हरियाणा सरकार की तरफ से तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि मूक दर्शक बनी हुई है। जब हरियाणा मेडल जीत कर आए तो ट्वीट कर देते हैं। हरियाणा सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। नहीं तो हरियाणा सरकार की सबसे पहले जिम्मेवारी थी जाके उनके अपने बेटियों के वहाँ का पैरवाई करें, उनको न्याय दिलवाएं। लेकिन लगातार बयान आ रहे हैं कि हम साथ हैं, लड़कियों के, बेटियों के साथ हैं। कौन कह रहे हैं? सरकार के लोग, तो क्या मंत्री कह रहे हैं, दूसरी चौटाला कह रहे हैं। क्या कार्रवाई की भाई? तो खाली बयानबाजी है आपका मानना है? खाली नहीं, वहाँ गए, उनका कहाँ समर्थन दिया है? लेकिन ये है, जो भी है उनको न्याय मिलना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ खड़े हैं। एक सर, लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती हैं, ये इन पर विराम क्यों नहीं लग रहा? कोई गुटबाजी नहीं है, ये आप कहते हैं, लेकिन बयानों में दिखती है। आप कहते हैं गुटबाजी है नहीं। कुमारी शैलजा यमुनानगर में जाके कहती हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, तो आपका अपना कार्यक्रम है, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। सीएलपी का है, कांग्रेस जैसे पार्टी का है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे वहाँ, कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शक्ति सिंह भी थे वहाँ। अगर कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं होता तो शक्ति सिंह क्यों आते वहाँ? जब शुरुआत आपने की थी विपक्ष आपके समक्ष की, तो कुमारी शैलजा कह रही है उनको तो पता भी नहीं था इसका, अभी जबकि वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी। तो ये तो सीएलपी का फैसला था, सीएलपी का फैसला कर दिया। आज भी यही है भाई, विपक्ष में विधानसभा में हम जवाब दें ना लोगों को। लोगों ने हमारे को बैठा रखा है ना, जहाँ जो विधायक बना रखे हैं। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ जा रहे हैं, उस वक्त तो नहीं गई थी वो, तो क्या उस वक्त बुलाया नहीं गया था? नहीं, सबको बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? विपक्ष आपका समक्ष कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो आपने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश प्रभारी को भी बुलाया था। हाँ, सबको बुलाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे। नहीं आए, जिसकी मर्जी। कोई बात थोड़ा है, हर कार्यक्रम में हर कोई आदमी आएगा। विधायक भी सारे नहीं पहुंचते, सारे ये पहुंचते हैं। बीजेपी के कार्यक्रम में कभी अनिल विज देखे आपने? और देखे? अब वहाँ आदमपुर में चुनाव था, वहाँ विज साहब गए, वहाँ इंद्रजीत गए, वहाँ क्या नाम ये सांसद गए, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं गए, कुमारी शैलजा भी नहीं गई। वो तो कर्नाटक में बैठा था, कुमारी शैलजा भी नहीं गई, वो वहाँ छत्तीसगढ़ में बैठी थी। तो जब अपना अपना काम करते हैं, कोई ये थोड़े है। अनिल विज से हमने ये सवाल पूछा था कि आप जब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के बीच और अनिल विज के बीच सही नहीं चलती है, ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज के बीच जो है वो साथ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ धनखड़ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा कर देख लो कि वो किरण चौधरी से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से कितनी बात करते हैं, कितनी बातें आप करते हैं। कितनी क्या रोज बात करते हैं, जब जरूरत होती है बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री से लगातार बात करता हूं, लेकिन आप लोग आपस में बात नहीं करते। वो फिर मीटिंग से जाने से क्यों मना करते हैं? मीटिंग में जाने से क्यों मना करते हैं? लेकिन कोई हमारी कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं है भाई, कांग्रेस एक है। जब 2014 में संगठन जो है आपका भंग कर दिया आप लोगों का प्रयास है, लेकिन वो नहीं इतने काम हो गया आपका। हाँ, 2014 में संगठन आपका भंग कर दिया गया था। अब तक संगठन आपका नहीं बना है। जल्दी बनेगा संगठन। आप भी खुद कह रहे हैं कि संगठन बहुत जरूरी है। इतने प्रदेश अध्यक्ष आगे चले गए, अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, तो और ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है संगठन बनाना। तो इसमें पुराने प्रदेश अध्यक्षों की गलती मानते हैं? बनाने चाहिए ना उनको। अब ये लगे हुए हैं, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी थी, वो कह जल्दी बनेगा संगठन। तो बनेगा। अगर इतने दिन नहीं बने तो पुराने प्रदेश अध्यक्षों की गलती आप मानते हैं या फिर लापरवाही? गलती नहीं मानता, लेकिन क्यों कई कारण होते हैं नहीं बनती गलती, और उसका बात नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है अपना संगठन बनाना चाहिए। अब भी काफी वक्त हो चुका है उदयभान जी को बने हुए, और अब भी ये बात सामने आ रही है कि जल्दी कुछ बनेगा। 3 जिलों की कार्यकारिणी पे बात अटक गई है। जिलों का कोई नहीं है, जल्दी संगठन बनेगा। हमारे उसका भी बयान आया आपका जो इंचार्ज है।
एक दूसरे दलों के नेताओं की तरफ से आरोप ये लगाया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चहेतों को लाभ देने के लिए अपनी ही पार्टी में नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। स्वार्थ में कोई पार्टी छोड़े तो कौन रोक सकता है? पार्टी छोड़ के कौन कहाँ गया? कौन सी पार्टी में गया? कुछ भारतीय जनता पार्टी में, आम आदमी पार्टी में अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में कौन गया? वीरेंद्र सिंह चले गए, अशोक तंवर तो चले गए, खुद छोड़ के गए थे। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए, फिर वीरेंद्र सिंह चले गए। क्यों चले गए भाई? वीरेंद्र सिंह तो मंत्री बनने के लिए चले गए। वीरेंद्र सिंह जी को तो यहाँ पर 2009 में चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको राज्यसभा में दिया। ये पहले नहीं तो जो विधानसभा में आ जाता है उसको राज्यसभा में पार्टी नहीं देती है जी। तो ये तो अपनी इच्छा की बात है, इसको जहाँ मर्जी जाओ। एक ये भी आरोप लगते हैं कि आप दीपेंद्र हुड्डा के पुत्र मोह में इस तरीके के काम करते हैं कि पार्टियां छोड़ने पर नेता मजबूर हो जाते हैं। कोई बताए तो सही। अपने स्वार्थ में छोड़ते हैं भाई, जो पार्टी में छोड़ते हैं अपने स्वार्थ में छोड़ते हैं। जी। यहाँ तो कांग्रेस में स्वार्थ में जो छोड़ेगा, जिसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ छोड़ देगा तो छोड़ दो। अपने स्वार्थ में तो कोई भी पार्टी छोड़ दे। वीरेंद्र सिंह दोबारा कांग्रेस में आना चाहें तो स्वागत है। किसका? वीरेंद्र सिंह। मेरी कोई बात नहीं, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं। कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है। जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो विपक्षी पार्टियां कह रही थी पहले कांग्रेस अपने आप को तो जोड़ ले, इतनी गुटबाजी है। जुड़ी नहीं देखी है सब? भारत जोड़ो यात्रा में सब जुड़ी नहीं दिखी क्या? कौन नहीं था? सब जुड़ रहे थे, तो लोग भी जुड़ रहे थे। लाखों आदमी पानीपत में थे, मतलब 6 डिग्री टेम्परेचर पे सुबह पानीपत में पब्लिक मीटिंग हुई और सुबह 4 बजे या 5 बजे वहाँ नूह में उनका स्वागत हुआ, राहुल गांधी का। भारत जोड़ो यात्रा को सफल मानते हैं आप? हाँ, खूब। किस तरीके के नतीजे अब आने वाले चुनाव में आप मानते हैं इस चीज के? भारत जोड़ो यात्रा का कितना योगदान जहाँ तक रहेगा? सवाल ये है, नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में तो बहुत ही शानदार रही, इसमें तो कोई दौर, सबने माना इस बात को। और जहाँ तक सवाल है चुनाव के नतीजे का सवाल, हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं अपना कि आने वाली 2024 में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आपका भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू हुआ, अब 3 महीने और आपने बढ़ा दिया था। चल रहा है, ज्यादा सफल रहा? चल रहा है। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहता है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम? हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों के साथ संपर्क, जनसंपर्क। अभी हमारा 18 तारीख को भी है पानीपत में। तो इसमें विधायकों का है या फिर टिकटार्थी हैं या कांग्रेस के नेता हैं, सब लोग एक दूसरे से मिले? नहीं, कांग्रेस जन का है और लोगों का है। आपके इसको लेकर कोई खास कार्यक्रम आगे, बड़े कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं? बड़ी 18 रैली को है। 18 को कहाँ पर आप कार्यक्रम? पानीपत। पानीपत में बड़ी रैली करने जा रहे हैं? रैली नहीं, रैली हाथ से हाथ जोड़ो में रैली की नहीं है। हाथ से हाथ जोड़ो में तो सबको मिलने की बात होती है। एक घर घर भी जाते हैं, वो कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं हमने तो क्या पन्ना प्रमुख बना दिए। वो तो पन्ना प्रमुख पे बैठे, हम तो घर घर पहुंच गए। अभय चौटाला कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। और वो सबको पता है किसने किसको वोट दी। तो इनेलो सुप्रीमो ने वो तो सदा बी टीम में रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ने पिछले दिनों रोहतक में बयान दिया था कि हमारा राजनीतिक द्वेष किसी के साथ नहीं है, अगर इस सत्ता को परिवर्तन करने के लिए हम किसी के साथ जाने को भी तैयार हैं। आप लोग साथ आने को तैयार हैं? कांग्रेस को उसमें सक्षम है। कांग्रेस खुद में आप सक्षम मानते हैं कि इनेलो परिवर्तन पद यात्रा कर रही है, इसका कोई आप फायदा मानते हैं? प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? पद यात्रा करो, कार यात्रा करो, कुछ यात्रा करो, लेकिन जनहित की बात करो। मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? करना चाहिए उनको, लेकिन 9 साल के बाद उनको गांव याद आ रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में जब वो जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से नाराजगी नजर आ रही है लोगों की। मैं तो कह चुका हूँ, इससे मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। नाराजगी तो स्वाभाविक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक कार्यकर्ता की कि इसको ले जाओ, इसकी पिटाई कर दो, कैसे मानते हैं इस तरीके? देखिए, व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जिम्मेवारी कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पे बैठा हो तो उसको जिम्मेवारी से ही काम करना चाहिए। भाजपा और मुख्यमंत्री तो इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं कि हमारा बड़ा सफल कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, जनसंवाद मंत्रियों के भी शुरू करवा दिए। और वो क्या कहे कि हम विफल सरकार हैं, उनको तो यही कहेंगे। मंत्रियों के भी अब शुरू करवा दिए, वो तो वही कहेंगे, और क्या करें वो, अब वो क्या कहें। अंबाला का लोकसभा का उपचुनाव अब
आने वाला है, इसको लेकर आप तैयार हैं? तैयार है हम तो। कैंडिडेट? हम तो सारे चुनावों के लिए तैयार हैं। कैंडिडेट को लेकर कोई बात? कैंडिडेट की पार्टी फैसला करेगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको वो जीतेगा। साल 2024 के विधानसभा चुनावों में आप कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे देखते हैं? कितनी सीटें आप देखते हैं विधानसभा चुनावों की? देखिए, कांग्रेस की मैं बताता हूँ, लोग मन बना चुके हैं, पूर्ण बहुमत कांग्रेस की पार्टी का आएगा। 75 पार का नारा पीछे भाजपा ने दिया था, आपका कोई नारा नहीं? वो तो नारा दिया, नतीजा नारा नहीं, मेरा तो ये नारा है कि पूर्ण बहुमत कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। उदय भान जी तो 80 पार का नारा दिए बैठे। उनका असेसमेंट होगा, लेकिन मैं नंबर ऑफ सीट्स पे नहीं कहता, लेकिन मैंने कह दिया कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री जिसको विधायक चुनेंगे और पार्टी फैसला करेगी। लगातार जब भी जैसे कर्नाटक में चुने हैं, 3 दिन 4 दिन पूरा घटनाक्रम चला, हिमाचल प्रदेश में आप गए मुख्यमंत्री चुनने के लिए, इस तरीके की पार्टी का अपना तरीका है, तो आप इसको सही मानते हैं? पार्टी का तरीका है, पार्टी अपने तरीके से बनती है, बाकी सबको पता होता कौन बनेगा, लेकिन एक पार्टी का प्रोसीजर है, उसके हिसाब से होगा। कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को कोई मैसेज आपका? यही है कि अपना सब एक होके और 36 बरादरी होकर इस मौजूदा सरकार को बाहर करें, कांग्रेस की सरकार बनाएं। आप कह रहे हैं सब एक होकर, लेकिन नेता आपस में ही एक नहीं है। एक है, आपको गलत ख्याल है ये, तो आपकी क्या नहीं है। अभी पिछले दिनों कुमारी शैलजा की तरफ से एक, जब इलेक्शन आने दो, सब एक हैं, जो जिसको टिकट मिलेगी सब उसकी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ थे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अमित, हरजिंदर और रजत। रिसर्च टीम में हमारे साथ थे अविनाश पांडे जी और दीपक बंसल जी। नमस्कार।